देश का एक बहुत लाडला कवि हमारे मंच पर मौजूद है, जो मालवा की माटी। इस देश में अगर भोजन और भजन का आनंद अगर दुनिया में कहीं है तो पहला वृंदावन में है, दूसरा मालवा में है। तो मालवा की माटी यानी कि क्षिप्रा जी का जल यमुना जी के जल से मिलने के लिए आया है। हास्य व्यंग का बड़ा कुशल चितेरा है, छोटा सा बालक है। हालांकि आप इसे बालक समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसके खुद के 2 बालक हैं, तो इसलिए ताली आप उस हिसाब से ही बजाना, उतनी वजनदारी के साथ। रोहित शर्मा जन्नाट जिनका नाम है, आइए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो आए और आज के इस कवि सम्मेलन में धूम मचाने की कृपा करें। सर्वप्रथम मेरी हाइट के सभी बच्चों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनके अंदर ही बांके बिहारी छुपा हुआ है। बड़े नटखट हैं, इनको प्रणाम कर लिया सो ये समझ लो बांके बिहारी को ही प्रणाम कर लिया। क्योंकि मिश्री सो मिचरी कहे, कहे क्षीर सो चीर। मिश्री सो मिचरी कहे, कहे क्षीर सो चीर। छोटो सो सुतनंद को है हमारी पीर। बांके बिहारी लाल की। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके और जरा गूंज इंदौर तक जाए कि हाँ इंदौरी कोई गया था तो मथुरा की आवाज़ इंदौर तक लाया है। जरा जोर से बांके बिहारी लाल की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें मेरा काम चल जाएगा। बस अब आप लोगों से मैं एक निवेदन कर दूं कि आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, टेंशन मत लेना और थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ रखना। बच्चों को, अरे जी बुआ जी टेंशन मत लो, आप बच्चों को बिल्कुल मत छेड़ो। हालांकि ये देश का भविष्य पर हमारा वर्तमान चौपट कर रहा है और उसको हम झेल भी रहे हैं, कोई बात नहीं। अरे आप, मेरे को मालूम, मेरी एक औलाद है, मैं उसको नहीं चुप करा पाता हूँ। ये तो 50-60 हैं, कैसे चुप कराओ आप? बच्चे इतने विचित्र होते हैं। दीदी आप लोग कार्यक्रम का आनंद लेना, दादा बिल्कुल मस्ती लेना। मैं कोई भी ज्ञान की बात नहीं कहूँगा, मफतलाल अग्रवाल जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ। हाँ, मैं एक भी बात ज्ञान की नहीं करूँगा, क्योंकि ज्ञान की स्थिति बड़ी खराब है। आजकल ज़्यादा ज्ञान दो तो लोग लुटेरा, चोर, डाकू, बाबा समझ करके अंदर करते थे। तो इसलिए बिल्कुल ज्ञान की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ज्ञान की बात की जा रही है। 21 चैनल के ऊपर बाबा 22 आकर के और अपने को ज्ञान दे रहे हैं, और उसी समय ज्ञान लेते हुए अपन ब्रश करके थूक रहे हैं। ये स्थिति है, तो मैं ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करूँगा। अब आनंद लेना, यत्र तत्र आनंद बिखरा हुआ। ये बच्चे बड़े मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं एक जगह कार्यक्रम करने गया, आदरणीय मफतलाल अग्रवाल जी ने वो भेजा हमको उदयपुर के वहाँ। अब वहाँ माता जी का मूर्ति लगी हुई, नवरात्रि का कार्यक्रम, हम दर्शन कर रहे हैं। तो वहाँ एक मैडम थी, कोई मतलब लेडीज़, तो वो अपने बच्चों को दर्शन करा रही। मैंने कहा चलो अच्छी बात है साहब, संस्कार की बात है, बच्चों को दर्शन। तो वो बच्चा दर्शन करते हुए माता जी के और कुछ बोल रहा, तो वो उसकी मम्मी उसका मुँह बंद करे, बोले चुप हो जा चुप हो जा। फिर वो मम्मी का हाथ हटाए, फिर बोले, तो वो फिर उसकी मम्मी मुँह बंद करे, बोले चुप हो जा। फिर वो हाथ हटाए बोले, तो मेरे को बड़ा बेकार लगा। अरे मैंने कहा मैडम बच्चे को बोलने दो, बच्चा बोलेगा तो इसका विकास होगा। भाई मोदी जी विकास चाह रहे हैं, विकास यहीं रोक रहे हैं उदयपुर में। मैंने कहा बच्चों को बोलने दो, ये बोलेगा तो विकास होगा। तो मैडम क्या बोली, बोले भैया विकास गया भाड़ में। ये तो यूँ बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे राक्षस पड़ा है ना, वो पापा जैसा दिख रहा है। मतलब बच्चे इतने खतरनाक विचित्र हैं, और इन बच्चों को रोका नहीं जा सकता साहब, बड़े गजब के होते हैं। क्या हो गया माइक को? हाँ क्या हो गया? एक दो घूंसे की ठोको, बढ़िया। हाँ ये और जोर से दो, थोड़ा नहीं हो रहा। वाह, वो भी तुम्हारे जैसा ही है, कोई बात नहीं। कैसे? अच्छा अभी आ रही है आवाज़? हाँ, ये मेरे को मालूम नहीं था कि माइक पे पूरा विराजमान होके ही सुनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, माइक अलग अलग भांति भांति के माइक है संसार में, कोई बात नहीं। अच्छा आप लोग ताली नहीं बजा रहे थे तो एक छंद सुनाता हूँ, जरा 4 पंक्तियाँ। दिनेश पाठक जी ने बड़ा अच्छा छंद लिखा है, आप आनंद लेना। तुम माइक मुंह क्यों छुपा रहे हो यार, माइक वाले भैया? हाँ ऐसा यूँ दुखी मत हो, कोई बात नहीं यार। तुम्हारा शक्ल इतनी अच्छी, माइक खराब हो तो क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल मेरी लुगाई से मिलती जुलती है यार। सही में कह रहा हूँ, अंतर इतना है कि वो मूंछ नहीं रखती, तुम रखते हो। महिलाएं बड़ी विचित्र होती हैं दीदी, महिलाओं में इतनी विचित्रता पाई जाती है। भगवान शंकर भी महिलाओं को नहीं जीत पाए, कृष्ण नहीं जीत पाए, राम नहीं जीत पाए, जाना ही पड़ा मृग के पीछे उनको। तो जब वो नहीं जीत पाओ तो अपन कैसे जीत पाओ? अब मेरे को देखो, अब मेरी लुगाई, मैं बनारस तरफ गया प्रोग्राम में, वहाँ पे मैंने एक बढ़िया साड़ी खरीदी साहब। दीदी मैंने साड़ी खरीदी 1000 रुपये की बढ़िया सी,
और मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा सुन तो श्वेता, बोले हाँ। मैंने कहा मैं यहाँ बनारस में हूँ, मैंने एक 500 रुपये की साड़ी खरीदी है। तो बोला अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं भेज रहा हूँ, तू देख जरा पार्सल कर रहा हूँ, मेरे को तो 4-5 दिन और लगेंगे यहाँ, लखनऊ कार्यक्रम है। बोले ठीक है, मैंने भेज दी साड़ी। अब मेरे साथ में मुफतलाल अग्रवाल जी, इन्होंने बोला कि यार पंडित ये क्या मामला है, लोग तो 200 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, पत्नी को 500-600 की बताते हैं, 500 की खरीदते तो 1000 की बताते, तू उल्टा कर रहा है, 1000 की साड़ी ली अभी 500 की बता रहा उसको। अरे मैंने कहा मेरी वाइफ है ही ऐसी। बोला कैसी? मैंने कहा मैं कोई भी चीज़ ले जाता हूँ, पूछती है कितने की लाए बाजार से, मैं कहता हूँ 200 रुपये की है, तुमको ठग लिया लोगों ने, 500 रुपये की, 200 रुपये की, यहाँ तो मेरे को 150 रुपये की मिल जाती। कितने रुपए की लाई है भिंडी, क्या भाव लाए? 25 रुपये किलो। ये 10-10 रुपये में मारी फिर रही ठेले पे, तुमको लोगों ने ठग दिया। बहुत सीधे पड़ते हो तुम, सही में तुमको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। अच्छा पत्नियों को लगता भी यही है कि मेरे आदमी को कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, तो वो ये बोलती है। तो मैंने कहा इसलिए अब मैंने 1000 रुपये की साड़ी खरीदी है, इसको 500 की दी है, अब इसको अच्छा लगेगा। बोले ठीक है। अब 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया, अग्रवाल जी साथ में लखनऊ में। मैंने कहा हाँ पार्सल मिल गया? बोला हाँ मिल गया। मैंने कहा कैसा क्या लगी साड़ी? अरे बोले बहुत जोरदार। मैंने कहा शानदार है? बोले शानदार। बोले एक और बात सुनो, उसकी बात अगर मजा आए तो आप तालियों से कवि सम्मेलन खोलना। मैंने कहा क्या? अरे बोला कवि सम्मेलन, ये ताली जो आपने वहाँ से भेजी है जो साड़ी, वो साड़ी मेरे को बहुत अच्छी लग रही, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा वो पास वाली विमला को लग रही थी। आपने 500 में खरीदी थी, मैंने 800 में बेच दी। बताओ ये बेड़ा गर्क होता है। आप क्या करो, पत्नी को जीता नहीं जाता, वो कहीं भी कुछ भी करके आपके 12 बजा देगी या कहीं भी उद्धार भी कर देगी। महिलाएं बड़े विचित्र होती हैं। मेरे पास वाली भाभी जी हैं, वो तो कवि सम्मेलन सुनने के लिए तो जाती हैं, कथा भी खूब सुनने जाती है, धार्मिक कथाएं। और वो जाती तो हैं भर दोपहरी में, गर्मी में, बिना चप्पल के भर दोपहरी में जाती, जेठ की गर्मी में, नंगे पैर, और जब उधर से आती है तो चप्पल नई पहन करके आती है। बहुत सारी विचित्रताएं पाई जाती हैं। और अच्छा आदरणीय दीदी, मैं आपको बात बताऊं, जब मैं खड़ा हुआ, मैंने कवि सम्मेलन शुरू करा तो मैंने बताया ये बच्चे तो ठीक है, ये मैं कवि सम्मेलन करने जाता हूं तो कितने लोगों को मेरे को देख के भी भरोसा नहीं होता कि ये कोई कवि है क्या, क्योंकि मैं इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ, इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो शुरू होते ही खत्म हो गया। मेरे को आदरणीय प्रोफेसर साहब भगवान ने बनाया ही ऐसा, जरा सा, अब क्या करूँ, उसमें मेरी क्या गलती? भगवान ने व्यवस्था ऐसी जमाई है, उसकी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा सकते। अच्छा ये फिर तो आपने यहाँ पे बहुत अच्छा माइक लगा रखा है, स्कूल ने बहुत अच्छा व्यवस्था जमाई है, और सारथी परिवार ने भी बहुत बड़ा कार्यक्रम, और आवाज़ का प्रॉब्लम अपनी जगह, लेकिन इसको मैंने मेरी साइज का कर लिया, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। प्रोफेसर साहब बांके बिहारी की कृपा है कि माइक को मैंने मेरे साइज का कर लिया, नहीं तो वहाँ उज्जैन में उलझ गया मैं, वहाँ फ्रीगंज चौक पे कवि सम्मेलन हुआ उज्जैन में। अब उसने माइक ऐसा लगा रखा कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई, वो ऊपर नीचे नहीं हो, ये दीदी हिले ही नहीं बिल्कुल भी, वो माइक ऊपर बड़ा छोटा नहीं हो, उसमें जंग लगी हुई सर, वो हिले ही नहीं। तो वो माइक वाला बड़ा चतुर था, मालवा का हमारा, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता, जुगाड़ देखो आप। कोई और लंबा कवि आ जाता तो माइक के नीचे 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, मजा आया तो तालियां उठे आपकी, वो माइक वाला नीचे से उठा ही नहीं, मेरे से नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो, माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। तालियां कमजोर है आप लोगों की, तालियां जरा ढंग से बजे। इतने खतरनाक लोग हैं, मतलब लोगों को बड़ा हल्के में ले लेते हैं। अरे बोले वो सोचते हैं कि कवि मतलब संतोष सागर जी जैसा डील डोल वाला होगा, आप हल्का पतला बिल्कुल समझते हैं। मैं एक जगह ग्वालियर कवि सम्मेलन करने गया, आप आनंद लेना, बतरस का आनंद लेना कि किस प्रकार से दुर्घटनाएं घटती हैं शरीर के साथ में। ये 5 फुट की संरचना जो 5 फुट भी बराबर नहीं है। अब मैं अभी ग्वालियर गया कवि सम्मेलन करने, 4 कवि और साथ में कवित्री। अब यहाँ तो ये सब कवित्री हैं लगभग मेरी सिस्टर्स की उम्र की, वो जो कवित्री थी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा थी उनकी। अब जैसे वहाँ पहुँचे, मैं यात्रा में तो कोई जैकेट तो पहनेंगे नहीं सर, लोअर टी शर्ट पहन रखा, मैंने बैग उठा रखा। अब जैसे वहाँ पहुँचे, बैठे तो उन्हें चाय वाय पिलाई, बातचीत शुरू करे को 10 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से एक व्यक्ति थे सिंघानिया जी, उनको जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगे यार। मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात इसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या मैडम, चाटा मारा क्यों? अरे बोले बात इसी कर रहा है। मैडम की बात में मजा आया तो तालियां घनघोर उठे आपकी। मैंने कहा चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी आपकी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, ये भी कविता वविता सुनाता है। ये स्थिति है, बताओ आप, ये लफड़े पड़ते हैं, मतलब कितने जगह उलझ जाती है सर कैसेट। मैं अभी प्रोग्राम
मतलब अभी बीच में ट्रेन में सफ़र कर रहा, मैं बुआ जी को लेने गया राखी पे इंदौर से रतलाम। अब ट्रेन में जगह नहीं थी सर, मैं खड़ा हुआ तो एक 2 4 8 10 लोग खड़े हुए थे, तो वो धक्का उन्होंने दिया। अब वो धक्का मेरे को लगा तो मेरी बॉडी सह नहीं पाई, तो मैंने पीछे वाले को ट्रांसफ़र कर दिया वो धक्का। अब पीछे भी जो खड़ा था वो हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, तो थोड़ी सी उलझन हो गई, हाथापाई की नौबत आ गई। तो वो झगड़ा की बात में उसने क्या कहा, मैं 4 पंक्तियों में रखता हूँ, मुक्तक का। वो मुझे क्या बोला कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। चेचिस कहते हैं कार के ढांचे को, लेकिन उसने मेरे ढांचे का अपमान करा कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। तुझे पे तो फूंक मारना भी एक सितम है। मैं बोला पटक दूंगा तुझे एक चाट में, मैं बोला पटक दूंगा तुझे एक चाट में। चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है। चेचिस में नहीं दम, इंजन में तो दम। कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा सर, क्योंकि कॉन्फिडेंस ना हो तो पवन पुत्र स्वयं रुद्रावतार हनुमान जी कह देते हैं कि मैं 100 योजन लंबा समुद्र कैसे पार करूंगा। लेकिन जब कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है तो फिर जिमी अमोघ रघुपति कर वाहना यही भांति चले वो हनुमाना, हम जानते हैं। और लेकिन हम लोग अच्छा क्या हो गया, आप लोग इतना सीरियस क्यों देख रहे हैं सर? नहीं आप टेंशन मत लो, मैं सीरियसली हास्य रस का ही कवि हूँ। ये तो मैं ज्ञान की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि इसमें मेरे में अकल वकल भी है। हाँ, नहीं तो लोग हास्य रस के कवि को हल्के में ले लेते हैं बाबूजी। अरे बोले ये क्या सुनाएगा, तो चुटकुले सुनाएगा। आजकल चुटकुलेबाजों की भी कमी नहीं, लेकिन मैं आपको मौलिक सुनाऊंगा जो भी आनंद का है। अच्छा, हल्के लेने की बात से याद आया दीदी, मेरा जब जन्म हुआ, अभी तो फिर भी मैं दिख रहा हूँ, भगवान की कृपा है कि अभी ठीक ठाक शरीर हो गया। नहीं तो जब मैं पैदा हुआ, आदरणीय प्रोफेसर साहब तो मेरे पिताजी बताते, बोले बेटा लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, शिवेन भैया लोगों के बच्चे पैदा होते हैं तो वो नर्स लेके आती है, लीजिए सर आपके यहाँ बेटा हुआ है, लीजिए सर आपके यहाँ बेटी हुई है, आपके यहाँ बेटा हुआ है। जब मैं पैदा हुआ तो नर्स ऐसे लेकर के आई, लीजिए पंडित जी कुछ ना कुछ आपके यहाँ भी हुआ है। मेरे पिताजी ने हाथ में लिया, बोले क्या है, लड़का है कि लड़की है? बोले ये तो 6.5 महीने बाद ही मालूम पड़ेगा। तो मेरे पिताजी का दिमाग खराब, अरे बोले कभी उसको लड़का लाके दे रहो, कभी उसको लड़की लाके दे रहो। 4 घंटे लग गए, कभी उसको लाके दिया, इसको आप लाके दिया, 4 घंटे बाद वो भी ऐसा। ये 4 घंटे काय में लग गए, किस चीज़ में लग गए? तो नर्स ने जो जवाब दिया उसमें तहलका उठे, तो तहलके को तालियों में कन्वर्ट करना। मेरे पिताजी ने बोला कि यार ये इतना सा लाके दिया, वो भी 4 घंटे में, ये 4 घंटे कैसे लग गए? तो नर्स क्या बोली, अरे पहले पंडित जी पैदा तो ये भी 4 घंटे पहले ही हो गया था, पर पंखा चालू कर दिया तो पता नहीं कहाँ उड़ गया था। आनंद बिखरा पड़ा हुआ, यत्र तत्र आपको नजरिया रखना पड़ेगा। लेकिन आजकल के बच्चे कितने खतरनाक है ये देखो आप, इतने विचित्र होते हैं, इतने गजब के होते हैं बच्चे। ए बेटा एक बार जरा जोर से भारत माता की, देखा आपने, इतनी देर से चिल्ला रहे थे। लेकिन आप लोगों को अपने संस्कारों पर, इन माता पिता को गर्व होना चाहिए कि जब जब संतोष सागर जी ने खड़े होकर के ये कहा कि भारत माता की जय, तो आपसे 4 गुनी ज्यादा इन बच्चों ने आवाज लगाई और जय घोष किया है। इस बात पे आप लोगों की तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इन नवांकुरों में आज हमने भारत माता के जय के नारों को समावेशित किया, उनके रगों में डाला है। लेकिन जब ये समावेशन बचपन में तो हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है आदमी तो अपने घर रस्ते में उलझ जाता है, वो चीज़ें समाप्त हो जाती है। वो समाप्त ना हो इसलिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ उन रणबांकुरों के लिए जो खड़े होकर के, आज स्वतंत्रता दिवस है, जो खड़े होकर के माँ भारती की रक्षा के लिए, अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए मन में संकल्पित होकर के खड़े हैं कि दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। उस भारत माँ की खातिर किसी ने राज घराना छोड़ दिया। और हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, और हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, तो आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया। आंख दिखाते दुश्मन ने, बोले भारत माता की। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आदमी जितने भारत माता की जयकारे नारे लगा ले, संस्कार की बात कर ले, लेकिन वो अगर किसी ऐसे आदमी के साथ उलझ गया जो भयंकर टेढ़ा आदमी है, तो वो खुद टेढ़ा आदमी रहता है, उसको भी टेढ़ा कर देता है। मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा सर, अब सामने सरदार जी बैठे हुए, टीसी आए
तो टीसी ने चेक वेक करा, सरदार जी माथे आए उनके। अरे वीर जी एक बात, टीसी महोदय बोले हाँ बोलिए। अब मेनू 4 बजे लुधियाना उतरना, अब 12:30 रात हो रही है, मैं थोड़ा सा सो रहा हूँ, आप मेरे को 4 बजे उठा देना लुधियाना में। अरे बोले सर मेरे को टिकट चेक कर। नहीं मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, इनको किसी को क्या खाऊँ, ये खुद भी सो जाएंगे ट्रेन में, किसको क्या खाएं, इनको नींद आ जाएगी साथ वालों को। आप मेरे को लुधियाना 4 बजे उठा देना जी, मेरे को उतरना है, परजाई जी की तबीयत खराब है, 4 बजे उठा देना लुधियाना। मैं ना उतरूँ, धक्के मार के उठा करके उतार देना, मेरी नींद खराब है। ओके ठीक है, टीसी ने बोला ओके वीर जी ठीक है, सो जाइए आप, सो जाइए। सज्जन आदमी था टीसी ने सुला दिया, सरदार जी सो गए, मैं भी सामने वाली बर्थ में सो गया दीदी। अब वो सुआ गए, सुबह 7 बजे सरदार जी की नींद खुली, अमृतसर पहुंच गई ट्रेन, 4 की 7 हो गई। उठे और दिमाग खराब, सरदार जी का आग बबूला, और टीसी को ढूंढ के निकाला, बुलाया और वहाँ खड़े होकर 10 गालियाँ दी। ओ यार कैसा आदमी है यार, बिल्कुल बुद्धि नाम की चिकनी जी, मेरे को उठाया नहीं यार, 7 बज गई, मैं अमृतसर आ गया, मेरे को लुधियाना जाना था यार, कैसा आदमी है यार, मकार आदमी है यार, तेरे को 50 बार बोला यार, मैंने उठा देना, क्या धिक्कार है यार। सामान लेके उतर गए, 10 गालियाँ दी गंदी गंदी, मेरे को बड़ा बेकार लगा। मैंने कहा टीसी महोदय क्षमा करना यार, ठीक है उनने बोला था कोई आपकी ड्यूटी है, और 4 गाली देके चले गए, आपने कुछ बोला भी नहीं यार, थोड़ा बोलना चाहिए, ये कोई बात है। तो टीसी क्या बोला, आपकी तालियां बिल्कुल नहीं रुकेगी। वो टीसी क्या बोले, अरे बोले ये तो ठीक है पंडित जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसके चक्कर में 4 बजे जी सरदार को मैंने उतार दिया, वो मेरे को कितनी गाली दे रहा होगा जिस सरदार को मैं धक्के मार के उतार दिया। तो ये हो जाता है सर, आप कुछ कर नहीं। अच्छा संसार में इतनी विचित्रताएं हो गई हैं आजकल, इतना दिखावा हो गया है, सोशल मीडिया का कुप्रभाव देखो आप। हमारे इंदौर की एक लड़की वहाँ गई और जाकर के वो मर्डर कर दिया, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। आजकल इतने लोग भयभीत हो गए हैं, इतने लोग परेशान हो गए हैं कि चीज़ें उटपटांग कर रहे हैं। और तो और मैंने भी सोशल मीडिया पर पढ़ा कि पंडित जी के माथे आ गया एक आदमी, पंडित जी के माथे आ गया, बोले यार मेरा तलाक हो गया, फेरे किसने करवाए थे, बोले फलाने पंडित जी ने। तो उसने वाकई में आपने पेपर में पढ़ा होगा पिछले दिनों सोशल मीडिया में कि सर उसने उस पंडित पर कोर्ट केस कर दिया कि उस पंडित ने मेरे को फेरे लगवाए थे, तलाक कैसा, ऐसे कैसे फेरे लगाए। तो सर हमारे पास में जुगल किशोर जी पंडित जी रहते बेचारे, वो बहुत सीधे बापड़े मेरे मित्र हैं, तो वो इतने सीधे हैं तो वो डर गए। 3 महीने तक उनने पंडिताई का कर्म छोड़ दिया, कर्म कांड। और बोले नहीं यार मेरे को डर लगे यार, कोई कोर्ट केस कर दे, मैं तो लगन फेरे नहीं करूँ। अरे मैंने क्या ऐसे क्या, आप हिम्मत भरो, ऐसा थोड़ी होना है, आप करो, ये तो अपना कर्म है यार ब्राह्मण का, तो करवाओ। तो उनने करवाया तो ठीक है, लेकिन उनने कार्ड छपवाए, वो कार्ड नए छपवाए बेचारे ने 1,500 रुपये के, और कार्ड में लिखवाया पंडित जुगल किशोर व्यास, तालियां उठेगी आपकी, लिखवाया पंडित जुगल किशोर व्यास, सारे कर्म यज्ञ यज्ञादि मांगलिक कार्य सारे सभी प्रकार के कार्य संपन्न कराए जाते हैं, होम हवन सब कराया जाता है, सारे मांगलिक कार्य शुद्ध पद्धति से कराए जाते हैं। नीचे लाइन लिखी, उसको पढ़ के आपके आनंद आएगा, बारीक चीज़ है, अगर समझ गए तो आपकी तालियां उठेगी। उनने लिखा कि सारे मांगलिक कार्य कराए जाते हैं, सारे मांगलिक कार्य कराए जाते हैं, पर कोई मांग लीक हो जाए तो उसकी गारंटी नहीं ली जाती। हाँ कोई लीक वीक हो जाए तो हमारा गारंटी, ये संकट है सर। तो आइए सबको सुनना, आदरणीय अलबेला साहब को सुनना है। मैं 4 पंक्तियां रख करके स्थान ग्रहण करता हूँ, केवल एक छंद रख दूँ ताकि थोड़ा सा और चेहरे पे आपके मुस्कुराहट आ जाए और आप रोहित झन्नाट को याद करें। ज्ञान की बात तो हो गई, मैं ज्ञान की बात से बात को ख़त्म नहीं करूँगा, चेहरे पे ठहाके आ जाए आपके। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। हमारे वहाँ भोपाल में अग्रसेन चौक पे कार्यक्रम हुआ, वो ताली नहीं बजा रहे बीच में सेठ जी, आप लोग तो बहुत तालियां बजा रहे हैं, वो सेठ जी बैठे हुए वो ताली नहीं बजाए, तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने उतर के पूछा बाद में कार्यक्रम, मैंने कहा सर आप तालियां नहीं बजा रहे हैं, क्या बात है, आपका नौकर बैठा वो भी ताली बजा रहा है, आप ऐसे सुमड़े जैसे देख रहे हो हमको घूर घूर के। हमारे मालवा में सुमड़ा उसको कहते हैं जो हंसता ही नहीं बिल्कुल भी, वो सुमड़त्व को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे लोग, हंसते ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा सर आप क्यों नहीं हंस रहे हैं, तो सेठ जी ने ताली नहीं बजाने का क्या कारण बताया। 4 पंक्तियों में रखता हूँ इसका कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। इसके लिए भी रख रखे हैं सर कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है, कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या, कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या, मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के या फिर ये भी तुम्हारे। धन्यवाद। लेकिन साहब हमारी स्थिति ये है कि हम आनंद की बात करते हैं, हम आनंद की बात करते हैं, मस्ती की बात करते हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, हम विदेश की बात करते हैं, हम योगी की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं, हम जमाने भर की बात करते हैं, मगर हम हमारे घर में बैठे अपने सगे भाई से बात नहीं करते। इससे बड़ी विडंबना की बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक घर में अगर एक विडंबना आपके बीच रखता हूं
कि एक ऐसा घर जिसमें एक इंसान रहता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है, बाहर व्यापार करता है, धन सुख समृद्धि वैभव कमाता है, मान सम्मान कमाता है, लेकिन किसी रात घर जाकर के मिठाई का डब्बा लेकर के जाता है तो सीधे ऊपर वाले कमरे में बैठी हुई अपनी पत्नी को ले जाकर मिठाई खिलाता है, लेकिन नीचे बैठे हुए बूढ़े माँ बाप सुबह की ठंडी रोटियां खा रहे होते हैं। तो इससे बड़ी लज्जा और शर्म की बात इस संसार के लिए कुछ नहीं। वाह 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 वाह। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती। पंक्तियां में आदरणीय पदम अलबेला साहब के चरणों में समर्पित करता हूं कि बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती, अग्नि बिना कभी बाती जल नहीं पाती, और माना कि जवानी तन मन को जोश देती है, माना कि जवानी तन मन को जोश देती है, मगर बुजुर्गों के आशीष बिना मुसीबत टल नहीं पाती। वाह 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 वाह।